2013 की एक ऐसी घटना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश की आंखों में आंसू ला दिए थे। आखिर कैसे शादी का प्रपोजल देने वाला आशिक ही बन गया दुश्मन? क्या थी उस लड़की की गलती जो उसे 1 महीने तक हॉस्पिटल में तड़प तड़प कर मरना पड़ा? क्या किसी से जलन में कोई शख्स इस हद तक गिर सकता है कि वो निर्दयी निर्मम हत्यारा बन जाए? वाकई हैवानियत की हदों को पार कर देने वाले इस केस के बारे में जानकर आप भी सहम जाएंगे। गंभीर जख्म से तड़पती हुई प्रीति राठी की चीखें आज भी लोगों के दिलों को दहला देती है। एक ऐसी लड़की जिसने अपने करियर में उड़ान भरने की सोची, लेकिन उसकी उड़ान से जलने वाले शख्स ने प्रीति के साथ हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। आखिर क्या गुनाह था उस लड़की का? अपने उज्जवल भविष्य के लिए सोचने वाली प्रीति को आखिर क्यों वेंटिलेटर पर ही आखिरी सांसें लेनी पड़ी? आखिर कौन थी प्रीति? क्या हुआ था उसके साथ और कौन था इसका हत्यारा? क्या है पूरी कहानी? आइए जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के नरेला में रहने वाली एक मासूम सी लड़की की जिसका नाम प्रीति राठी था। 23 साल की प्रीति राठी अपने परिवार के लिए उम्मीदों की रोशनी थी। प्रीति पढ़ने में काफी तेज थी और तेज भी क्यों ना हो, उसका ख्वाब था नेवी में जाने का। प्रीति ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई की थी, जिसके बाद उसने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी थी। प्रीति की मेहनत भी जल्द ही रंग लाई। इस दौरान नेवी में नर्स के लिए वैकेंसीज निकली, जहां प्रीति ने भी अप्लाई किया और पास भी हुई। इसके साथ प्रीति को नेवी में बतौर नर्सिंग अफसर सिलेक्ट कर लिया गया। ये पल प्रीति और उसके परिवार के लिए एक बड़ा खुशनुमा पल था। मानो प्रीति का उज्जवल भविष्य उसका इंतजार कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर आया 2 मई 2013 का वो मनहूस दिन जिसे प्रीति का परिवार कभी नहीं भूल सकता। दरअसल नेवी की जॉब के लिए प्रीति को मुंबई के कोलाबा में मौजूद नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था। प्रीति को INS मुंबई में एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। प्रीति पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी, इसलिए उसे मुंबई तक छोड़ने के लिए उसके पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी साथ जा रहे थे। ये 1 मई का दिन था जब निजामुद्दीन स्टेशन से परिवार के साथ प्रीति ट्रेन में सवार हुई। 2 मई 2013 को ट्रेन मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर रुकती है और प्रीति अपने परिवार के साथ अपनी मंजिल के लिए निकल जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ ऐसा होता है जिससे स्टेशन पर मौजूद सभी लोगों की रूह कांप जाती है। ट्रेन के सफर में प्रीति काफी थक गई थी, इसलिए वो परिवार वालों से धीरे चल रही थी। प्रीति कुछ कदम ही अपने परिवार से दूर थी कि तभी उसके कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है। प्रीति जैसे ही देखती है तो उसे एक लड़का दिखता है जो गमछे में अपने मुंह को छुपाए हुए था। आगे प्रीति कुछ कहती या करती उससे पहले ही वो नकाबपोश लड़का प्रीति के चेहरे पर एक डिब्बे से एसिड फेंकता है और कुछ ही पल में पूरा स्टेशन प्रीति की चीख से गूंज उठता है। घटना स्थल पर एक समीर शेख नाम का लड़का भी मौजूद था जो अपने दोस्तों सलीम और सलमान के साथ उस लड़के को पकड़ने के लिए पीछे भागता है, लेकिन वो लड़का हाथ में नहीं आता। लेकिन इस दौरान तीनों ने उस लड़के के चेहरे को थोड़ा बहुत देख लिया था। वहीं प्रीति को हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया था। प्रीति की हालत इतनी गंभीर थी कि उसे पास के ही गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। मामला बड़ा गंभीर था। पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच फौरन ही काम पर लग जाती है। जहां पहले वो समीर के बयान पर पंचनामा लिखना शुरू करती है, समय के साथ साथ प्रीति की हालत और ज्यादा खराब होती जाती है। प्रीति का चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। उसे बहुत गहरे जख्म आए थे, साथ ही गले पर गहरा घाव था जिसके चलते वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। आगे प्रीति को मसीना हॉस्पिटल रेफर किया जाता है, जहां पुलिस भी बयान दर्ज करने पहुंचती है, लेकिन गहरे जख्म के कारण प्रीति बयान नहीं दे पाती। ये मामला बड़ी ही तेजी से देश भर में फैलता गया और अखबारों न्यूज चैनल्स में सुर्खियां बटोरने लगा। पुलिस के आगे बहुत बड़ा चैलेंज था खौफनाक कांड को अंजाम देने का। यहाँ भले ही प्रीति के साथ ये सब हुआ, लेकिन वो हार नहीं मानती, बल्कि जब उसे कुछ कहना होता तब वो नोट लिखकर बताती। प्रीति ने अपने नोट में लिखकर बताया था कि उसने मुझे टैप किया और जब मैंने टर्न किया तो उसने कुछ फेंका। उसने सफेद रंग का रुमाल और सफेद रंग की टोपी पहन रखी थी। इससे आगे मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि घर या सफर करने के पहले कोई ऐसा नहीं था जो मेरा पीछा कर रहा था, और बोगी का पता वगैरह मैंने कुछ नहीं दिया। मुझे कुछ दिख नहीं रहा मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। वही पुलिस अपराधी की तलाश में लगी थी। उन पर दिन ब दिन प्रेशर बढ़ता जा रहा था, लेकिन अफसोस उनके हाथ कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर 4 मई के दिन प्रीति की बहन के पास एक लड़के का कॉल आता है जिसका नाम पवन कुमार था। ये बात प्रीति के फादर को बताई जाती है और ये जानकारी पुलिस तक पहुंच जाती है। यहाँ पुलिस का शक पवन पर जाता है, लेकिन इसी दौरान एक बड़ी चीज पुलिस के हाथ लगती है और वो था स्केच। ये स्केच गवाहों के आधार पर बनाया गया था। स्टेशन पर समीर के साथ उसके 2 दोस्तों ने उस लड़के के पीछे भागते हुए उस लड़के के चेहरे को देख लिया था और इन्हीं गवाहों के चलते ये स्केच बनाया गया जिसे प्रीति को दिखाया गया। यहाँ प्रीति स्केच देख नोट पर 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। जहाँ एक तरफ इस मामले में सुराग मिलना मुश्किल हो रहा था, वहीं दिन ब दिन प्रीति की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। सरकार की तरफ से भी उसके इलाज के लिए खूब ध्यान रखा जाता है। आगे प्रीति को बॉम्बे हॉस्पिटल भी रेफर किया जाता है, लेकिन ऐसे बुरे हालातों से लड़ती हुई प्रीति 1 जून 2013 को मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हॉस्पिटल में ही दम तोड़ देती है। जहां हर तरफ आक्रोश की लहर दौड़ जाती है। जहां प्रीति के शव के साथ ही एक प्रदर्शन रैली निकाली जाती है। आखिरकार सरकार की तरफ से CBI जांच के आश्वासन के बाद प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने अब तक पवन कुमार को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, लेकिन उसके खिलाफ किसी भी तरह का सबूत नहीं मिल रहा था, जिसे बाद में रिहा भी कर दिया गया। वहीं सत्यम से भी इस मामले में कुछ पूछताछ की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि प्रीति ने जिन 3 नामों को नोट में लिखा था, उनमें से अंकुर से
कोई भी पूछताछ नहीं की गई। पर जब यह केस सीबीआई के अंडर में आया तब सीबीआई ने सबसे पहले परिवार वालों से, रिश्तेदारों से केस के मामले में सभी पूछताछ करना शुरू की और इसी पूछताछ में एक बार फिर नाम आया अंकुर पवार का, जो पड़ोस में रहता था। दरअसल प्रीति की एक रिश्तेदार ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला एक अंकुर नाम का लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने साफ इनकार कर दिया था। यहाँ पुलिस के दिमाग में अंकुर का नाम बहुत खटकने लगा। पुलिस सोच रही थी हो ना हो जरूर इस मामले में अंकुर से जांच पड़ताल में कुछ मिल सकता है, जिसके बाद पुलिस ने अंकुर से पूछताछ की, लेकिन यहाँ अंकुर पुलिस को ही चकमा देना चाह रहा था। वहीं अंकुर के पिता भी पुलिस को गुमराह करते हुए बताते हैं कि वारदात के दिन अंकुर तो हरिद्वार गया हुआ था, जहां वो एक 5 स्टार होटल में इंटरव्यू देने गया हुआ था। यहाँ हम अंकुर के बारे में आपको बता दें, असल में प्रीति राठी और अंकुर पवार फैमिली फ्रेंड्स थे। अंकुर की माँ प्रीति के घर अक्सर आया जाया करती थी। जहाँ एक तरफ प्रीति अपनी होशियारी से आगे बढ़ती जा रही थी, वहीं अंकुर की माँ अपने बेटे को बेरोजगार देख अक्सर उसे ताने मारा करती थी और कई बार प्रीति के साथ उसकी तुलना भी करती थी। माँ के ताने और प्रीति के रिजेक्शन से अंकुर तंग आ चुका था। असल में अंकुर ने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया था, जिसके लिए उसने अच्छी खासी कीमत भी चुकाई थी, लेकिन बावजूद इसके वो बेरोजगार था, जिसके चलते उसे घर वालों के ताने मिलते। वहीं प्रीति की मुंबई में जॉब की सुनकर अंकुर को प्रीति से जलन होने लगी और इसी जलन के चलते उसने बैटरी एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया और 1 मई यानी उसी दिन जब प्रीति अपने परिवार के साथ मुंबई के लिए निकली थी, उसी दिन वो उसी ट्रेन में बिना टिकट के प्रीति पर एसिड फेंकने के लिए निकल पड़ा। जहां वो पूरे रास्ते बस इसी तलाश में था कि किसी तरह वो अपने इस खौफनाक काम को अंजाम दे सके। वो प्रीति पर एसिड फेंकना तो ट्रेन में ही चाहता था, लेकिन उसे वहां मौका नहीं मिल सका। लेकिन जैसे ही 2 मई को प्रीति अपने परिवार के साथ मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंची, तब उसे परिवार वालों से कुछ कदम पीछे देख अंकुर ने अपने घिनौने काम को अंजाम देने का फैसला किया और अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर प्रीति पर एसिड फेंक दिया। और इस तरह अंकुर ने अपने घिनौने काम को अंजाम दिया। पर इतने घिनौने काम को अंजाम देने के बाद भी यह शख्स अपने गुनाह को कबूलने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही प्रीति के पिता से जब अंकुर के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि उन्होंने अंकुर को तो ट्रेन में कहीं देखा नहीं था, लेकिन पुलिस को भी अभी भी अंकुर पर शक था कि कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। बस इसी के चलते अंकुर से कड़ाई से पूछताछ की, लेकिन वहीं अंकुर का कहना था कि वो हरिद्वार गया था इंटरव्यू के लिए और इसीलिए पुलिस ने हरिद्वार के होटल से पूछताछ की, तो वहां से पता चलता है ऐसा इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं। इन सब के साथ पुलिस के शक को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए अंकुर के हाथों में जख्मों के निशान भी देखे गए, जिसके चलते अंकुर को हिरासत में ले लिया गया। आखिर में अंकुर का सब सच सामने आ रहा था, तो उसने अपना मुंह खोला और बताया कि वो प्रीति के सक्सेस से जलने लगा था। साथ ही प्रीति ने शादी के प्रपोजल को भी रिजेक्ट किया था, इसलिए उसने ये भयानक कदम उठाया। इस सब के बाद भी अंकुर इतना बेशर्म था कि जब भी उसे कोर्ट में लाया जाता तो वो अक्सर मुस्कुराते हुए ही आता। खैर, सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए कोर्ट अंकुर को आईपीसी की धारा 302 और 326 के तहत मौत की सजा सुनाती है। मुंबई स्टेशन कोर्ट से भले ही उसे फांसी की सजा मिल गई, लेकिन अंकुर ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर दी। लंबी सुनवाई के बाद 2019 में अंकुर की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। दोस्तों, ऐसे दरिंदों के लिए तो उम्र कैद क्या, फांसी की सजा भी कुछ नहीं। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही पेज को फॉलो कर दें। अगली वीडियो में अपना ध्यान रखें।